सुंदरपुर नाम के गांव में माधव की कपड़े की छोटी सी दुकान थी। उस दुकान के भरोसे माधव का घर चलता था। एक दिन माधव की दुकान पर एक अनजान राही आकर बोलता है, सुनो भाई, मेरी एक मदद करोगे? हाँ बोलिए ना, क्या मदद चाहिए? मैं इस गांव से गुजर रहा था। मुझे आगे के गांव में कुछ काम था, लेकिन मेरे पास एक बहुत कीमती चीज है। मैं उसे साथ में लेके नहीं जा सकता। क्या तुम मेरे लौट आने तक मेरी अमानत तुम्हारे पास रखोगे? तुम सालों से ये दुकान चला रहे हो और तुम्हारा घर भी पास में ही है। मुझे लगता है मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ, इसलिए तुम्हें दे रहा हूँ। मेहरबानी करके मेरी अमानत संभाल कर रखोगे? मेरा जैसे ही काम हो जाएगा मैं वापस आकर तुमसे ये ले लूंगा। तब तक तुम ये पोटली अपने पास रख लो। अच्छा ये बात है, कोई बात नहीं, मैं रख लेता हूँ। आप आराम से जाइए, जब आप वापस आएंगे तब मैं आपको आपकी अमानत लौटा दूंगा। और आप निश्चिंत रहिए, आपकी पोटली मेरे पास सुरक्षित रहेगी। मैं इसे बहुत संभाल कर रखूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भाई, मैं चलता हूँ, जल्दी लौटाऊंगा। ऐसा कहकर वो मुसाफिर वहां से चला जाता है। घर जाते ही माधव राधा को पोटली संभाल कर रखने के लिए कहता है, तो राधा बोलती है, लेकिन इसमें है क्या और किसने दी है? हम इसे खोलकर देखें, आखिर क्या है इसमें? नहीं राधा, ये हमारे नहीं, उन भैया की अमानत है जिन्होंने मुझे दी है। इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं। तुम इसे खोलकर नहीं देखोगी। वो जब वापस आएंगे तब मैं उसे दे दूंगा। उन्होंने मुझ पर बहुत भरोसा करके ये अमानत मुझे दी है। इसे खोलकर देखना सरासर गलत है। तुम इसे संभाल कर रख दो। अच्छा ठीक है, जैसा आप कहो, मैं नहीं देखूंगी, मैं इसे रख देती हूँ। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन माधव की दुकान पर गांव का एक रईस आदमी धनी राम कपड़े लेने आता है। अरे धनी राम जी, आप और मेरी दुकान पर आइए आइए। आज तो मेरे दुकान के भाग खुल गए कि आप मेरे दुकान पर आए हो। कहिए ना, आपकी क्या सेवा करूं? आपको क्या चाहिए? वैसे तो तुम्हारे दुकान पर मेरे लायक कोई चीज नहीं होगी, लेकिन फिर भी तुम्हारे दुकान पर सबसे महंगा वाला जो कपड़ा होगा वो दिखाओ। अच्छा ठीक है धनी राम जी, अभी दिखाता हूँ। फिर माधव खुशी खुशी अपने दुकान का सबसे महंगा कपड़ा धनी राम जी को दिखाता है। धनी राम जी उसे कपड़े को देखकर बोलते हैं, अरे ये तो बहुत अच्छा है। ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? ऐसे कपड़े तो शहर में मिलते हैं। तुम इतने महंगे और अच्छे कपड़े यहाँ कब से रखने लगे? धनीराम जी, ये तो मेरे पास पिछले 5 साल से पड़ा हुआ है। इस गांव में कोई इसे खरीद ही नहीं पाया, इसलिए ऐसे ही पड़ा हुआ है। मेरे दुकान पर सबसे महंगी चीज यही है। हमें ये कपड़ा बहुत पसंद आया। तुम एक काम करो, तुम्हारे पास ऐसे महंगे वाले जितने भी कपड़े हैं मुझे दे दो। माधव बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी धनीराम जी को उसके पास जितने भी महंगे महंगे कपड़े रखे थे वो सब धनीराम जी को दे देता है और धनीराम जी निकलने लगते हैं। तभी माधव बोलता है, अरे धनीराम जी, आपने तो पैसे दिए ही नहीं। तुझे क्या लगता है मैं मुफ्त में तुमसे कपड़े मांगने आया था? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं तुम्हारे दुकान से चोरी कर रहा हूँ। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। धनीराम जी, आपको कौन नहीं जानता, आप तो गांव के सबसे रईस आदमी हैं। लेकिन आप ऐसे ही जा रहे थे तो मुझे लगा आपको याद ही नहीं रहा होगा, आप भूल गए होंगे, इसलिए मैंने कहा। अच्छा ठीक है, वो मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। वो तो मैं थोड़ा टहलने निकला था तो तुम्हारी दुकान रास्ते में दिख गई। मुझे लगा अगर तुम्हारे पास कोई अच्छी सी चीज हो तो लेता चलूं, क्योंकि मुझे महंगे महंगे कपड़े पहनने का और खरीदने का बहुत शौक है। पैसों की चिंता मत करो, कल हमारी हवेली पर आकर पैसे लेकर जाना। मैं आज घर पर नहीं हूँ, मुझे फिलहाल कहीं बाहर जाना है, तो तुम कल सवेरे आकर ले जाना। जी धनीराम जी, ये भी ठीक है, मैं कल हवेली पर आ जाऊंगा। धन्यवाद धनीराम जी, मेरी दुकान पर खरीदारी करने के लिए आए। ऐसे ही आते रहिएगा धनीराम जी। ऐसा कहकर वो धनीराम वहां से चला जाता है। माधव घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। उसकी पत्नी भी बहुत खुश हो जाती है और माधव से कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है जी। वैसे भी वो कपड़े कितने महंगे थे ना, हमने 5 साल पहले खरीदे थे। हमें तो लगा था इतने महंगे कपड़े खरीदकर हमारा नुकसान ही हो गया, क्योंकि गांव में किसी की इतनी औकात ही नहीं है कि वो इतने महंगे कपड़े खरीद सके। तब हमारे पास पैसे थे और कम पैसों में अच्छे खासे कपड़े मिल जाते थे, लेकिन अब महंगाई कितनी बढ़ गई है ना।
लेकिन अच्छा हो गया, धनीराम जी ने वो कपड़े खरीद लिए। वैसे कल उसके पैसे तो मिल जाएंगे ना? हाँ राधा, बिल्कुल मिल जाएंगे। तुम धनीराम जी को जानती नहीं क्या? हमारे पूरे गांव में और उनके जितना रईस कोई नहीं है। वो हमारे पैसे क्यों रखेंगे? इतना बड़ा आदमी हमारी छोटी सी दुकान पर आया था, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और वो पैसे क्यों नहीं लौटाएंगे? जरूर लौटाएंगे। मैं कल सवेरे जाकर उनसे पैसे लेकर आता हूँ। फिर दूसरे दिन माधव हवेली पर जाता है। बाहर ही उसे एक आदमी रोक लेता है तो माधव उससे कहता है, अरे भाई, मुझे अंदर जाने दो, मुझे धनीराम जी ने ही बुलाया है। धनीराम जी घर पर नहीं है, कल आना, जाओ यहाँ से। लेकिन वो तो कल बाहर गए थे। उन्होंने मुझे कहा था कि आज सवेरे वो आ जाएंगे। उन्होंने ही मुझे आज बुलाया था। अरे तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता क्या? मैंने कहा ना धनीराम जी घर पर नहीं है, कल आना। चलो निकलो अब यहाँ से। अच्छा ठीक है, गुस्सा क्यों करते हो? कोई बात नहीं, मैं कल आ जाऊंगा। ऐसा कहकर माधव वहां से लौट आता है। और फिर दूसरे दिन फिर से वो हवेली पर जाता है तो बाहर खड़ा आदमी फिर से माधव को रोकता है। अरे भाई, मुझे अंदर जाने दो, मुझे धनीराम जी से मिलना है, मुझे उनसे पैसे लेने हैं। धनीराम जी घर पर नहीं है, कल आना। अरे तुमने तो बोला था, इसलिए मैं आज आया हूँ। धनीराम जी कहाँ गए हैं? सच सच बताओ, कब तक लौटेंगे वो मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। हमारे धनीराम जी तुम्हें क्या, हमें तक बताकर नहीं जाते। पता नहीं कहाँ गए हैं और कब तक लौटेंगे, ये हम भी नहीं जानते। जब लौट आए तब जाकर मिल लेना। अब निकलो यहाँ से। माधव वहां से लौट जाता है। फिर दूसरे दिन फिर से माधव जाता है तो दूसरे दिन भी वो आदमी माधव को भगा देता है। ऐसा करते करते 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। एक दिन माधव गुस्से से बोलता है, तुम्हारा रोज का हो गया है। आखिर तुम लोग मुझे सच सच क्यों नहीं बताते कि धनीराम जी कहाँ गए हैं और इतने दिनों तक क्यों नहीं लौटे? अगर बता दोगे तो मैं रोज रोज यहाँ आकर अपना समय तो नहीं बर्बाद करूंगा। आज तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरे पैसे लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। बस अब बहुत हो चुका, मुझे मेरे पैसे चाहिए। धनीराम जी को अभी बाहर बुलाओ। बदतमीज कहीं का, तेरी इतनी औकात? तू जानता है तू किसके बारे में बात कर रहा है? आइंदा धनीराम जी के बारे में ऐसी फालतू बकवास की तो तेरे हाथ पांव तोड़ देंगे। तू घर जाने लायक नहीं रहेगा, समझा? अपनी औकात में रह के बात कर। भिखारी कहीं का, रोज रोज यहाँ भीख मांगने आ जाता है। तेरे जैसा बेशरम आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। चल अब निकल यहाँ से। जब तक धनीराम जी घर नहीं लौटते तब तक यहाँ दिखना मत। माधव निराश होकर वहां से लौट जाता है। घर जाकर राधा बोलती है, क्या हुआ जी, आज भी पैसे नहीं मिले? नहीं राधा, मैं 2 हफ्ते से लगातार वहां जा रहा हूँ, लेकिन रोज वो लोग मुझे वापस भेज देते हैं। पता नहीं क्या चल रहा है। वो मेरे पैसे देना चाहते भी हैं या नहीं। ऐसे कैसे पैसे नहीं देंगे? वो कपड़े हमारी मेहनत की कमाई से लाए थे। हमने कोई मुफ्त में थोड़ी खरीदे थे जो हम उन्हें मुफ्त में दे दें। हाँ राधा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वो कपड़े हम मुफ्त में नहीं लिए थे, मेरी मेहनत के पैसों से लिए थे। मैं उसे मुफ्त में नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं उन कपड़ों की कीमत लेकर रहूंगा। मैं हमारी मेहनत की कमाई ऐसे लुटने नहीं दूंगा। मैं कपड़ों के पैसे लिए बिना उन्हें नहीं छोड़ूंगा। चाहे मुझे कितने भी दिन वहां क्यों ना जाना पड़े, मैं जाऊंगा। फिर दूसरे दिन माधव फिर से धनीराम जी के यहाँ जाता है और फिर वही होता है जो हमेशा होता है। धनीराम जी का आदमी माधव को डांट फटकार कर वहां से भगा देता है। फिर उसी हवेली का एक नौकर माधव को देखकर उसके पास जाता है। सुनो बेटा, मेरा नाम काका है। मैं इसी हवेली पर काम करता हूँ। बहुत सालों से धनीराम जी के यहाँ काम कर रहा हूँ। मैं धनीराम जी को और उनके लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ। बेटा मेरी एक बात मानो, तुम यहाँ मत आया करो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैं धनीराम जी को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो तुमसे झूठ बोल रहे हैं। धनीराम जी घर पर ही रहते हैं। उन्होंने अपने आदमियों से कह रखा है कि तुम्हें देखते ही यहाँ से भगा दिया जाए। तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। तुम्हारा वहाँ रोज रोज आने का कोई फायदा नहीं। तुम मत आया करो। ये बात सुन माधव को बहुत गुस्सा आता है। अरे ऐसे कैसे? दुकान पर तो बहुत अकड़ से आए थे, मुझे बहुत अकड़ दिखा रहे थे और सबसे महंगी चीज लेने आए थे। और उन्होंने मेरे दुकान से जो कपड़े खरीदे थे वो मेरे दुकान के सबसे महंगे कपड़े थे।
मैं बहुत मेहनत से वो दुकान चलाता हूँ। वो पैसे मेरी मेहनत के थे। मैं मेरी मेहनत की कमाई ऐसे छिनने नहीं दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पैसे लेकर रहूंगा। वो अपने आप को धनीराम कहता है। क्या फायदा इतने पैसे होने का जो एक गरीब की मेहनत की कमाई नहीं लौटा सकता। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बेटा मेरी बात मान लो, तुम्हारा गुस्सा करने से कुछ नहीं होने वाला। इन पैसों वाले लोगों के सामने हम जैसे लोग नहीं टिक पाते। तुम चाहे कुछ भी कर लो, मुझे नहीं लगता कि वो धनीराम तुम्हें फूटी कौड़ी भी दे देगा। और तुम उन लोगों को नहीं जानते बेटा। अगर तुम ऐसे ही यहाँ आते रहे तो किसी दिन तुम्हारा ही नुकसान न हो जाए। वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं तुम्हारे भले के लिए कहता हूँ, चले जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ मत आना। उन आदमी के बहुत समझाने के बाद माधव वहां से लौट आता है। दोनों पति पत्नी बहुत निराश होकर बैठे होते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन माधव को वो धनीराम रास्ते में दिखाई देते हैं। माधव उन्हें देख उन्हें पास दौड़ा चला जाता है। अरे धनीराम जी, आप यहाँ? आपने पहचाना? मैं वो कपड़ों की दुकान चलाता हूँ। आप मुझसे कपड़े लेकर गए थे ना? कौन हो तुम? मैं तो तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। अरे ऐसा मत कहिए धनीराम जी। आपको याद नहीं, आप 2 महीने पहले मेरे दुकान पर आए थे। तब आपने मेरे दुकान से सबसे महंगे कपड़े खरीदे थे और आपने बोला था कि कल हवेली पर आकर पैसे लेकर जाना। धनीराम जी, मैंने जाने कितने दिनों तक आपकी हवेली गया, लेकिन आप घर पर ही नहीं थे। आप इतने दिनों के बाद आज मुझसे मिले हो। धनीराम जी, मैंने बहुत इंतजार कर लिया। अब मेरे पैसे लौटा दीजिए। धनीराम जी, पैसे बहुत मेहनत के हैं। कृपया मेरे पैसे मुझे लौटा दीजिए। ए, कौन है तू और क्या बकते जा रहा है? मैं तुझे नहीं पहचानता। कौन से पैसे? और मैं तुझ जैसे भिखारी के यहाँ कपड़े लेने आऊंगा? तेरी औकात देख और मेरी औकात देख। हम दोनों की औकात में धरती आसमान का फर्क है। तुझे लगता है मैं तेरी दुकान से कपड़े लेकर पहन लूंगा? बिल्कुल भी नहीं। तुझ जैसे आदमी की दुकान पर तो मेरी जूती भी ना जाए। बड़ा आदमी देखा नहीं, कुछ भी मन गढ़ंत कहानी बनाकर पैसे मांगने के लिए आ रहा है। मैं तुझ जैसे लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ। पैसे निकलवाने का अच्छा तरीका है, लेकिन मैं इन सब बातों में नहीं आने वाला। चल निकल यहाँ से, मेरा रास्ता छोड़। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ धनीराम कि तुझे भी अच्छी तरह से पता है कि मैं किस कपड़े के बारे में बात कर रहा हूँ। तू ये सब जानबूझकर कर रहा है ना? तुझे मेरे पैसे नहीं लौटाने, इसलिए तू ये सब नाटक कर रहा है। शर्म कर धनीराम। गरीब के पैसे खाते हुए तुझे शर्म नहीं आती और अपने आप को धनीराम कहता है। गरीबों की कीमत करना सीख, तभी ऊपर वाला तेरी कीमत करेगा। नहीं तो ऊपर वाले की ऐसी लाठी पड़ेगी कि तू उठने लायक नहीं रहेगा। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे ऐसी बातें कर रहा है? रुक, तुझे मैं अभी बताता हूँ। फिर दोनों में हाथापाई होने लगती है। माधव भी धनीराम को बहुत मारता है और धनीराम भी माधव को मारता है। धनीराम के लोग वहां जाकर बीच बचाव करते हैं और माधव को ही भला बुरा और गालियां देकर वहां से भगा देते हैं। घर जाकर माधव की पत्नी राधा उससे कहती है, आपको क्या जरूरत थी हाथापाई करने की? अगर वो मान नहीं रहे थे तो छोड़ देते। जाने दीजिए ना मेरे लिए। आपकी जान की कीमत के सामने उन कपड़ों की कोई कीमत नहीं। अगर आज आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? मैं कहती हूँ भूल जाइए। कोई जरूरत नहीं है उन कपड़ों के पैसे मांगने की। आइंदा आप उस धनीराम के घर नहीं जाएंगे। ईश्वर पर भरोसा रखिए और ईश्वर पर सब कुछ छोड़ दीजिए। उस धनीराम को ईश्वर ही देखेगा। फिर 2 दिन बाद माधव के घर पर एक आदमी आकर बोलता है, अरे ओ माधव, तुम्हें सरपंच जी ने बुलाया है। अभी इसी वक्त चलो मेरे साथ। सरपंच जी ने मुझे क्यों बुलाया है? क्या बात है? वो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें अभी बुलाया है और तुम्हें अभी चलना पड़ेगा। ठीक है, मैं आता हूँ। थोड़ी देर बाद माधव जब सरपंच जी के पास पहुंचता है तो वो धनीराम वहीं पर होता है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ माधव? तुमने धनीराम जी से हाथापाई की? तुमने उन्हें मारा? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने ये सब क्यों किया? फिर माधव सरपंच जी को सारी बातें बताता है। तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि धनीराम जी ने तुम्हारे यहाँ से सबसे महंगे कपड़े खरीदे थे या फिर तुम्हारी दुकान पर आए थे? कोई गवाह या फिर कोई सबूत हो तो लेकर आओ। मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है, लेकिन गवाह मैं खुद हूँ। धनीराम जी ने मुझसे वो कपड़े खरीदे थे। झूठ मत बोलो माधव। धनीराम ने हमें पूरी बात बता दी है कि क्या हुआ था। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उन पर हाथ उठाने की? तुम्हें इस बात की सजा मिलकर ही रहेगी। तुम्हें इसके लिए धनीराम को जुर्माना देना पड़ेगा। ये आप क्या बोल रहे हैं सरपंच जी? किस बात का जुर्माना और मैं क्यों दूं?
जबकि धनीराम ने मेरे साथ बेईमानी की है और चालबाजी की है। मेरी क्या गलती है? सब गलती इस धनीराम की है और आप ऊपर से मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हो। मैंने कहा ना, धनीराम ने मुझे पूरी बात बता दी है। तुमने धनीराम जी पर हाथ उठाकर बहुत गलत किया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब इस बात की सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। तुम्हें धनीराम जी को जुर्माना देना ही होगा, नहीं तो हम अभी दरोगा को बुलाकर तुम्हें जेल में डलवा देंगे। नहीं तो ये मामला यहीं पर निपटा दो, वरना जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। और तुम तो जानते हो, हमसे भी ज्यादा धनीराम जी की पहुंच है, और वो कहाँ तक है शायद ये भी तुम जानते हो। तुम्हें ऐसी सजा मिलेगी कि तुम जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं निकल पाओगे। अब सोच लो, तुम्हें जेल जाना पसंद है या धनीराम जी को वो जुर्माना देना पसंद है? माधव बहुत चिंता में पड़ जाता है। उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। वो शांत खड़ा होता है। सरपंच जी, मुझे इससे पूरे 25,000 का जुर्माना चाहिए, क्योंकि इसने गलती ही इतनी बड़ी की है तो जुर्माना भी बड़ा ही लूंगा। ये तुम क्या बोल रहे हो धनीराम जी? गरीब आदमी हूँ, छोटी सी दुकान चलाता हूँ, मेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? और तुम्हें पैसे मांगते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। एक तो खुद मेरे पैसे खाकर बैठे हो और ऊपर से सिर उठाकर मुझसे और पैसे मांग रहे हो। ईश्वर से डरो धनीराम। तुम्हारा झूठ यहाँ चल रहा होगा, लेकिन ईश्वर के सामने तुम्हारा झूठ नहीं चलेगा। वो न्याय जरूर करेंगे। तुमने यहाँ सरपंच जी को अपनी बातों में फंसा लिया, और शायद तुम पैसे वाले हो इसलिए सरपंच भी तुम्हारी बातों में आ गए। हम जैसे लोगों का क्या है, बिना सबूत हम पर कोई भरोसा नहीं करता, लेकिन तुम जैसे बड़े लोगों की गवाही ही काफी होती है, चाहे वो झूठ ही क्यों ना हो। बस माधव, बहुत हो चुका तुम्हारा। एक तो झूठ बोलते हो, ऊपर से हमारे फैसले पे उंगली उठाते हो। धनीराम जी ने जो कहा है सच कहा है। नहीं तो वो जुर्माना दे दो, वरना हमें मजबूरन दरोगा जी को यहां बुलाना होगा। आज तक इस गांव के फैसले हमने ही किए हैं और सारे के सारे फैसले सही साबित हुए हैं। हमने आज तक कभी दरोगा को यहां नहीं बुलाया, लेकिन तुम्हारे मामले में मुझे लगता है मुझे उन्हें यहां बुलाना ही होगा। फिर आगे जो होगा वो तुम देख लेना। हो सकता है तुम्हें इससे भी ज्यादा जुर्माना देना पड़े और सजा होगी वो अलग। माधव करता भी क्या, उसे मजबूरन ये शर्त माननी ही पड़ी। घर जाकर पति पत्नी निराश होकर बैठे होते हैं। अब हमारे पास वो दुकान बेचने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है कि हम इतना बड़ा जुर्माना दे सकें। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है जो आज हम पर इतना बुरा समय आया है, जबकि हमने कुछ किया भी नहीं? हमें किस बात की सजा मिल रही है? हे भगवान, हे प्रभु, ये सब गलत है। ऐसा मत कीजिए, ये सब रोक लीजिए। राधा, तुम ज्यादा चिंता मत करो। मैं वो दुकान बेच देता हूँ और पैसे उस धनीराम को दे देता हूँ। मैं किसी से कर्ज लेकर फिर से दुकान खड़ी कर दूंगा। सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। तुम चिंता मत करो। फिर माधव अपनी दुकान बेचकर धनीराम को 25,000 दे देता है और फिर गांव में लोगों से कर्ज लेकर फिर से किराए से कपड़े की दुकान चलाने लगता है। लेकिन अब उसकी दुकान पहले जैसी नहीं चलती। लोगों का भी माधव से भरोसा उठ चुका था, तो लोग उसके पास कपड़े लेने नहीं आते थे और कर्जदार बार बार आकर माधव से अपने दिए हुए पैसे मांगते। माधव उन्हें कुछ दिनों की मोहलत मांगकर वहां से भेज देता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन माधव के घर एक आदमी अपने पैसे मांगने आता है। अरे ओ माधव, बाहर निकल। बस अब बहुत हो चुका। मैंने तुम्हें बहुत मोहलत दे दी, अब और नहीं। मुझे आज मेरे पैसे चाहिए। मैं पैसे लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। माफ करना भैया, लेकिन कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए। वो क्या है ना, मेरी दुकान से आजकल कमाई ना के बराबर हो रही है। उसमें तो मेरा घर भी ठीक से नहीं चल पा रहा। मैं आपके पैसे कहाँ से दूंगा? कुछ दिन इंतजार कर लीजिए, मैं कुछ ना कुछ करके जल्द से जल्द आपके पैसे लौटा दूंगा। मेरा यकीन कीजिए। तू इतने दिनों से मुझे यही कहकर बेवकूफ बना रहा है। बस अब और नहीं, मैं ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा। मैं तुझे 1 सप्ताह की मोहलत देता हूं। अगर 1 सप्ताह बाद तूने मेरे पैसे नहीं दिए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है। माधव और उसकी पत्नी चिंता में पड़ जाते हैं। अब क्या होगा जी? हम इन लोगों के पैसे कैसे लौटाएंगे? जी मैं क्या कहती हूँ, आपको याद है आपकी दुकान पर आकर वो एक आदमी पोटली देकर गया था?
मुझे लगता है उसमें जरूर कोई कीमती चीज होगी, शायद हमारी कुछ मदद हो जाए। जब वो आदमी आएगा तब देखेंगे क्या करना है। तब तक शायद उस पोटली से हमें मदद मिल जाए और हमारी मुसीबत से छुटकारा मिल जाए। आप उस आदमी से कह देना कि गुम हो गई थी और कुछ दिनों की मोहलत मांग लेना। जो कुछ भी होगा हम उन्हें बाद में लौटा देंगे। नहीं राधा, कैसी बातें करती हो? चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी जान क्यों ना चली जाए, मैं उनकी अमानत को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। ये गलत है। तुम भी ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। राधा, मुझे लगता है दुकान के भरोसे अब कुछ नहीं होने वाला। मुझे कुछ और काम देख लेना चाहिए। मैं कल भी काम की तलाश में निकल पड़ता हूँ। चाहे कोई भी काम मिले मैं कर लूंगा। इस वक्त हमें पैसों की बहुत जरूरत है। हम ज्यादा दिन तक इन लोगों को रोक नहीं सकते। हमें इनके पैसे कुछ न कुछ करके लौटाने ही होंगे। फिर दूसरे दिन माधव काम की तलाश में निकल पड़ता है। एक सेठ के यहाँ उसे काम भी मिल जाता है और माधव वहाँ काम करने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन माधव के पास एक आदमी आकर बोलता है, अच्छा, तो तुम यहाँ छुपे बैठे हो। मैं रोज तुम्हारी दुकान पर जाता हूँ तो तुम्हारी दुकान बंद ही रहती है। तुम्हें क्या लगा तुम हमसे छुपकर भाग जाओगे? गलती हो गई जो तुझ जैसे आदमी को मैंने पैसे दे दिए। पैसे देते वक्त तो बहुत गिड़गिड़ा रहा था, बहुत ईमानदारी दिखा रहा था कि मेरे पैसे लौटा देगा, और चोर की तरह यहाँ छुपा है। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, पर मेरी दुकान चल ही नहीं रही थी, इसलिए मैंने दुकान ही बंद कर दी और यहाँ आकर सेठ जी के पास काम कर रहा हूँ। जैसे ही सेठ जी मुझे पैसे देंगे मैं आपको आपके पैसे लौटा दूंगा। ये सब मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ, क्योंकि दुकान के भरोसे पर बैठा रहता तो आपके पैसे चुका नहीं पाता, इसलिए मैंने दुकान बंद कर दी। मैं ये काम आपके लिए ही कर रहा हूँ। कुछ दिन रुक जाइए, जैसे ही मेरी तनख्वाह मिलती है मुझे जितना होगा मैं आप सबके थोड़े थोड़े कर सारे पैसे लौटा दूंगा। मुझ पर भरोसा कीजिए। वो मैं कुछ नहीं जानता, तू एक नंबर का धोखेबाज है। अगर 2 दिन के अंदर तूने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो हम सब मिलकर तुझे धक्के मारकर इस गांव से बाहर निकालेंगे, तेरे घर को जला देंगे। ऐसा कहकर गुस्से से वो आदमी वहां से चला जाता है। घर जाकर माधव और उसकी पत्नी बहुत चिंता में होते हैं। फिर दूसरे दिन माधव सोच ही रहा होता है, तभी उसके घर एक आदमी आकर बोलता है, सुनो भाई, क्या तुम्हारा नाम माधव है? तुम्हारी कपड़ों की दुकान है क्या? मेरा घर मत जलाओ, मुझे माफ कर दो। मुझे थोड़ा सा और वक्त दे दो। मैं वादा करता हूँ मैं तुम लोगों के सारे पैसे लौटा दूंगा। अरे कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुमसे पैसे मांगने नहीं आया हूँ। और तुम्हारा घर कौन जला रहा है? तुम्हें क्या हो गया है? मैं तो तुम्हें सिर्फ इतना बताने आया हूँ कि तुम्हारे यहाँ हमारे सेठ जी आए थे, जो तुम्हारे पास एक पोटली रख कर गए थे। उन्होंने ही मुझे भेजा है। अरे हाँ, मुझे याद आया। आप रुकिए, मैं उनकी अमानत अभी लेकर आता हूँ। अरे नहीं, रुको, मेरी बात सुनो। हमारे सेठ जी ने कहा है कि अब उस पोटली की उन्हें कोई जरूरत नहीं है, उसे तुम रख सकते हो। अगर तुम्हें उसकी जरूरत नहीं तो तुम उसे कहीं दान कर सकते हो। मैं बस यही बताने के लिए आया था। बातें सुनकर माधव को विश्वास ही नहीं होता। क्या तुम सच कह रहे हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। अरे हाँ, मैं सच कह रहा हूँ और उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है। तुम उस पोटली को रख सकते हो। अगर तुम्हें ना रखना हो तो किसी को दे दो, लेकिन हमारे सेठ जी को पोटली नहीं चाहिए। मैं बस यही बताने के लिए आया था, क्योंकि हमारे सेठ जी सोच रहे थे कि तुम उनका इंतजार कर रहे होगे, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा। अब मैं चलता हूँ, मुझे और भी काम है। ऐसा कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है। फिर दोनों पति पत्नी मिलकर उस पोटली को खोलकर देखते हैं तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के होते हैं। ये देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इतने सारे सोने के सिक्के! मुझे लगा ही था इसमें कोई कीमती चीज होगी, लेकिन इतने सारे सोने के सिक्के होंगे ये नहीं पता था। आखिर ईश्वर ने हमारी सुन ली। ये हमारे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। सुनिए जी, अब हम इस पोटली को रख सकते हैं ना? अब तो जिन्होंने दिया है उन्होंने ही हमें इसको रखने का अधिकार भी दे दिया है। हाँ राधा, अब हम इसको रख सकते हैं, क्योंकि ये किसी साधारण आदमी ने नहीं, साक्षात ईश्वर ने दिया है। जो इंसान मेरी दुकान पर आया था वो कोई साधारण इंसान नहीं था, साक्षात ईश्वर थे। शायद उन्हें पता था कि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए उन्होंने पहले से ही इसका इंतजाम कर रखा था, लेकिन मैं पहचान नहीं पाया। शायद वो मेरी परीक्षा भी लेने आए थे, इसलिए मुझे ये सब कुछ देखना पड़ा।
आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। ये हमारी परीक्षा है जिसमें हम पूर्ण रूप से सफल हुए हैं, इसलिए हमें आज ये इनाम दिया है। दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं और सारे लोगों से लिए हुए सारे कर्ज उन्हें लौटा देते हैं। माधव के पास बहुत धन आ चुका है। उन सोने के सिक्कों के बदौलत माधव अपने गांव का सबसे रईस आदमी बन जाता है। वो गांव में अपना एक बड़ा सा आलीशान घर बनाता है और उसमें बहुत सारे नौकर चाकर होते हैं। गांव में जब भी किसी को जरूरत पड़ती है, माधव सबसे आगे जाकर उसकी मदद करता है। अब गांव के लोग माधव की बहुत इज्जत करने लगते हैं, जिसे देखकर धनीराम उससे काफी जलने लगता है। इस भिखारी के पास इतने पैसे आए कहाँ से? इसने तो अपनी दुकान भी बेच दी थी, गांव वालों से कर्ज भी उठा रखा था। ये चमत्कार हुआ तो हुआ कैसे? आज इसके पास इतने सारे पैसे हैं कि ये मुझसे भी रईस बन चुका है और मैं ये सब नहीं देख सकता। पहले गांव के लोग मेरी कितनी इज्जत करते थे, आज मेरे ही सामने मेरी छोड़ उस माधव की इज्जत करने लगे हैं। मेरे यहाँ काम करने वाले लोग अब माधव के घर पे काम करते हैं। मुझसे अभी सब सहा नहीं जाता। मुझे इस माधव का कुछ करना ही होगा। वो धनीराम जलन के मारे एक वैद्य जी को बहुत सारे पैसे देता है और उससे एक जहरीली दवा लाता है और माधव को एक दिन अपने घर बुलाता है। मुझे माफ कर दो माधव, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं जानता हूँ मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ उठानी पड़ी, लेकिन मैं लालच में अंधा हो चुका था। पता नहीं मुझे क्या हो गया था जो मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया। तुम सच्चे थे, ईमानदार थे, शायद इसलिए ईश्वर ने आज तुम्हें मुझसे भी ज्यादा अमीर बना दिया। सच में ऊपर वाले के घर देर होती है, अंधेर नहीं। मैं जानता हूँ तुम शायद मुझे माफ ना कर पाओ, लेकिन मैं दिल से तुमसे माफी चाहता हूँ और मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटाना चाहता हूँ। कोई बात नहीं धनीराम जी, देर से ही सही, लेकिन ईश्वर ने मेरी तरफ देखा, यही मेरे लिए बहुत है। शायद मेरे ही कुछ कर्म खराब रहे होंगे जो मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। तुम्हारे कर्मों की सजा तुम्हें देने वाला मैं कौन होता हूँ, वो तो ईश्वर ही देगा। मैंने तुम्हें अपनी तरफ से माफ कर दिया है। सच में माधव, तुम सच कह रहे हो ना? तुमने मुझे माफ तो कर दिया है? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। अरे ऐसे कैसे? अगर सच में तुमने मुझे माफ कर दिया है तो एक गिलास पानी तो पी कर जाओ। थोड़ी देर बैठो ना, मुझे अच्छा लगेगा, नहीं तो मैं समझूंगा तुमने मुझे माफ नहीं किया। ठीक है, मैं बैठा हूँ, लेकिन मुझे जल्दी जाना है। बस एक गिलास पानी ही दे दो, और कुछ नहीं चाहिए। फिर धनीराम पानी लेने जाता है तो उस पानी में वो जहरीली दवा मिला देता है और माधव को दे देता है। माधव वो पानी पी लेता है। उसके बाद माधव धनीराम से पैसे लेकर घर चला जाता है। माधव के जाने के बाद धनीराम सोचता है, ये हुई ना बात। अब कुछ ही देर में माधव की मरने की खबर आएगी और मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। बस थोड़ी देर और, फिर इस माधव का किस्सा ही खत्म हो जाएगा। कुछ घंटे तक इंतजार करता है। गांव में से कोई खबर नहीं मिलती। वो चौंक जाता है। फिर ऐसे ही एक दिन बीत जाता है। दूसरे दिन माधव उस गांव में लोगों से बातें करते हुए दिखाई देता है। ये देख धनीराम बहुत चौंक जाता है। ये माधव बच कैसे गया? ये अभी तक मरा क्यों नहीं? उस वैद्य जी ने कहीं मेरे साथ धोखा तो नहीं किया? मैं अभी उसके पास जाकर उसकी खबर लेता हूँ। मैंने अच्छी खासी रकम दी थी और उसने बदले में धोखा दिया। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। धनीराम गुस्से में वैद्य के पास आकर बोलता है, वैद्य के बच्चे, तुमने आखिर कौन सा जहर दिया था जो वो माधव अभी तक मरा नहीं? ये आप क्या कह रहे हैं धनीराम जी? मैंने तो बहुत सारी जहरीली दवा दी थी। वो ऐसी दवा थी कि कोई 2 बूंद भी पी ले तो वहीं मर जाए। वैद्य के बच्चे, झूठ बोलते हो। मैंने उसके पानी में वो दवा मिला दी थी और उसे कल ही पानी पिला दिया था। उसे अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तुम मरने की बात करते हो, वो सही सलामत और जिंदा है। मैं अभी देख कर आ रहा हूँ। तुम मेरे साथ धोखा कर रहे हो तो बहुत बड़ा झूठा है। निकाल मेरे पैसे। ए धनीराम, मैं झूठ नहीं बोलता। सचमुच वो दवा बहुत जहरीली है। अगर तुमने 2 बूंद खुद भी पी ली तो तुम अभी यहीं मर जाओगे। काहे के पैसे? मैं उन पैसों के बदले तुम्हें जहर दे दिया है। अब मैं तुम्हें पैसे क्यों लौटाऊं?
मैंने कहा ना, वो बहुत जहरीला था। उसके पीने के बाद 10 मिनट के ऊपर आदमी जिंदा नहीं रह सकता। तुझे क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? वो दवाई मुझे दे, मैं अभी तेरे सामने पीकर बताता हूँ, फिर तुझे मुझसे दुगने पैसे देने होंगे, समझा? लेकिन ये हो कैसे सकता है? तुझे यकीन नहीं आता ना? जो जहर तुमने मुझे कल दिया था वही जहर मुझे दो, मैं तुम्हें अभी साबित कर दिखाता हूँ। फिर पानी में जहर मिलाकर वो धनीराम खुद पी लेता है और पीने के बाद ही तुरंत ही नीचे गिर जाता है और कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती है। तभी गांव का एक आदमी वैद्य जी के पास आता है और धनीराम को इस हालत में देख गांव के लोगों को इकट्ठा कर लेता है। वैद्य जी बहुत घबरा जाता है और लोगों से कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, इन्होंने खुद ही जहर पिया था, मैंने कुछ नहीं किया। गांव के सभी लोग वैद्य को पकड़कर सरपंच के पास लेकर जाते हैं और सरपंच जी मामले की गंभीरता को देख दरोगा जी को वहां बुलाते हैं और दरोगा वैद्य को पकड़कर थाने लेकर जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करना। चलो फिर मिलते हैं एक अच्छी और रोमांचक कहानी लेकर। धन्यवाद।